नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन और उसके लिए एक छोटा प्रोग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाया था, जिसमें मैंने आपको प्रिंटफ का यूज़, प्रिंटफ को हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखने का उसका तरीका है और कैसे वो मैसेज प्रिंट करता है, ये हमने देखा था। लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, तो इसलिए समझने में थोड़ा आपको समस्या आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आपके लिए मैं जो आज की क्लास लेकर आया हूँ उसमें मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताऊंगा, यानी एक कहानी बताऊंगा, और उस कहानी को हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से। यानी उस कहानी को आप सुनने के बाद, उस कहानी को जानने के बाद आप प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप को बहुत आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, एस्केप सीक्वेंस की आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी जो आपके लिए बनाई गई है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक गरीब परिवार से था, लेकिन टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग था। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग से मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में या नई नई चीज़ों में, इनोवेशन में बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। एक दिन राहुल अपने घर की सफाई करने लगा। जब वो सफाई कर रहा था तो उसको एक रोबोट मिला। उसने रोबोट को देखा, रोबोट बंद पड़ा था, काफ़ी गंदा हो रहा था। तो जैसे कि राहुल का इंटरेस्ट था, उसको अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक मशीन मिल गई और उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे इसको ओपन करना है, इसको चलाना है। उसने देखा कि रोबोट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसने क्या किया, उसको चार्जिंग पर लगाया, क्योंकि काफ़ी समय से रोबोट ऐसे कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था, तो वो डेफिनेटली उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। जैसे ही रोबोट को चार्ज किया गया तो रोबोट ऑन हो गया। रोबोट की जो आंखें हैं वहाँ से नीली लाइट जलने लगी और उसका जो चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर से भी नीली लाइट जलने लगी, यानी रोबोट ऑन हो गया। यह देख के राहुल बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट था, वो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी। अब राहुल ने रोबोट को बोला हाय, उससे रेस्पॉन्स लेना चाहा, लेकिन रोबोट ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, रोबोट ने कुछ भी नहीं बोला। अब इस समस्या को लेके राहुल अपने कंप्यूटर अध्यापक के पास अपने विद्यालय में पहुंचा कि सर, घर पे मैं सफाई कर रहा था और मुझे इस तरीके से एक रोबोट मिला। रोबोट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ तो वो उधर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब जो टीचर थे उन्होंने राहुल की बात को बहुत ध्यान के साथ सुना और सुनने के बाद उन्होंने राहुल को बताया कि ये जो आपका रोबोट है ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम पे आधारित है। तो इसके अंदर जो कोडिंग है वो सी लैंग्वेज की है, जो हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यदि आपको रोबोट से कुछ कहलवाना है, यानी उससे कुछ आउटपुट लेना है, उससे बुलवाना है, तो वो हमें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर बोलना पड़ेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और साथ ही साथ बताया कि यदि आप रोबोट को कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसे कुछ सुनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्कैन एफ फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ राहुल ने दोनों बातों को बड़ी आसानी के साथ समझा कि प्रिंट एफ यदि मैं रोबोट को दूंगा तो रोबोट अपना रेस्पॉन्स देगा, और यदि मैं स्कैन ऐप के थ्रू कोई भी कमांड दूंगा तो रोबोट मेरी बात को सुनेगा। यानी प्रिंट ऐप है रोबोट के बोलने के लिए और स्कैन ऐप है उसको सुनने के लिए। उसके बाद राहुल घर पहुंचा और घर पहुंचने पर उसने रोबोट को एक कमांड दी, प्रिंट ऐप हेलो दोस्त। इतना कहते ही, यानी इतनी कमांड मिलते ही जो रोबोट था उसकी तरफ से एक आउटपुट आया। रोबोट ने कहा हेलो दोस्त। अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कमांड में लिखा हुआ है प्रिंट ऐप, और प्रिंट ऐप के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो दोस्त। लेकिन जब रोबोट ने बोला तो रोबोट ने ना तो प्रिंट ऐप बोला है, ना ही ब्रैकेट्स दिखाए, ना ही उसके अंदर जो डबल क्वोट्स है उनको दिखाया, ना ही जो लास्ट वाला सेमीकोलन है उसको दिखाया। उसने क्या दिखाया, केवल बीच वाला मैसेज। यानी यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कंप्यूटर को सी लैंग्वेज के अंदर, प्रिंट ऐप के अंदर कोई टेक्स्ट देते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं, तो कंप्यूटर केवल उस टेक्स्ट को एज ए मतलब ऐसे ही प्रिंट करता है। तो रोबोट ने कहा हेलो दोस्त। ये सब सुन के राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद अब उसने आगे उसको फिर से एक कमांड दी, लेकिन इस बार फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। यानी जितना वो टीचर से पूछ के आया था उतना तो सही चला, लेकिन आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। इस बार क्या हुआ, इस बार जो राहुल है, राहुल ने रोबोट को एक कमांड दी स्कैन ऐप, और स्कैन ऐप के अंदर लिखा एज इक्वल टू 18, यानी 18 साल की उम्र के लिए उसने दिया। लेकिन जो रोबोट है वो अजीब सी बातें कर रहा है, उसने कुछ रेस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। अब जब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, ये समस्या आई, तो फिर से राहुल पहुंचा अपने टीचर के पास और टीचर ने बताया
कि यदि आप रोबोट को कोई नंबर दे रहे हो, जैसे कि एज के अंदर एक नंबर था 18, तो आपको कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। उन्होंने राहुल को बताया बोर्ड के ऊपर कि यदि आप कोई इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, इंटीजर का मतलब होता है कि जो पूर्णांक हो अपने आप में पूरी है, तो उसके लिए आप लगाएंगे %d स्कैनएफ के अंदर। और यदि आप फ्लोट यूज कर रहे हो तो %f आप लगाएंगे। यदि आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं यानी किसी का नाम बुलवाना चाह रहे हैं तो %c। इतना कुछ समझने के बाद राहुल वापस से अपने रोबोट के पास पहुंचा और जैसे कि टीचर ने बताया था राहुल ने उसी के अनुसार वहाँ पे काम किया। अब ये सब काम करने के बाद राहुल को फिर से कन्फ्यूजन हुआ। कन्फ्यूजन ये हुआ कि जो %d या %f %c लगाया था उसके अनुसार तो अब रोबोट ने सही आंसर देना चालू कर दिया, लेकिन रोबोट एक ही धारा प्रवाह में चल रहा है। धारा प्रवाह का मतलब कि वो लगातार चल रहा है, ना ही वो कोई लाइन बदल रहा है, ना ही कोई गैप दे रहा है। तो ये समस्या अब राहुल के सामने आई। अब राहुल फिर से पहुंचता है अपने विद्यालय में अपने टीचर के पास और अपने टीचर से, कंप्यूटर अध्यापक से पूछता है कि मुझे ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद जो टीचर हैं वो राहुल को बताते हैं कि यदि आप /n लगाएंगे तो न्यू लाइन आएगी यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी, और यदि आप /t लगाएंगे तो ये टैब के लिए होता है। टैब का मतलब 8 स्पेस के बराबर आगे का आपको मैसेज मिलेगा, यानी बीच में गैप आ जाएगा बड़ा। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर टीचर हैं उन्होंने राहुल को समझाया। अब राहुल अपने कंप्यूटर टीचर से इतना सब कुछ जानने के बाद फिर से घर पहुंचता है खुशी खुशी, एक कोड फिर से लिखता है और रोबोट के अंदर उसको इंसर्ट करता है। लेकिन इस बार एक नई समस्या आ गई। आप देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे रेड कलर से आ रहा है, यानी कुछ एरर आई है। तो इससे जो राहुल है वो फिर समस्या में आ गया। अब फिर से वो अपने टीचर के पास पहुंचता है। टीचर ने बताया कि आपने जो कोड लिखा था उसके लास्ट में आप सेमीकोलन लगाना भूल गए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेमीकोलन लगाना आप भूल गए, जो कि लास्ट में लगाना बहुत जरूरी होता है। सेमीकोलन का मीन्स होता है कि यहाँ तक ये लाइन है और उसके बाद ये फुल स्टॉप हो गया, अब ये लाइन समाप्त हो गई है। राहुल ने इस बात को समझा, समझने के बाद दोबारा से कोड किया और इस बार उसका रोबोट सक्सेसफुली हर काम आसानी से करने लगा। राहुल बड़ा खुश हुआ और फिर रोबोट को अपने टीचर्स के पास लेके गया। टीचर्स को दिखाया कि सर आपने जो बताया था मैंने उसी के अनुसार काम किया और इस तरीके से रोबोट ने सारा काम अब सक्सेसफुली कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि टीचर के पास एक बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें यही है कि printf का मतलब क्या है, स्पीक यानी बोलना, आउटपुट आएगा। यदि आपको आउटपुट चाहिए कंप्यूटर से तो आप क्या लिखेंगे, printf। और यदि आपको कंप्यूटर को अपनी बात बोलनी है, उसको समझाना है यानी उसको सुनाना है, तो उसके लिए scanf। यदि आप इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं तो %d, यदि आप फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं तो %f, यदि आप कैरेक्टर वैल्यू यूज करते हैं तो %c। और यदि आपको लाइन चेंज करना है या बीच में गैप देना है तो उसके लिए कुछ अलग से /n/t, इस तरीके की चीजें हैं जो आपको यूज करनी है। और आपको जब भी आपकी इंस्ट्रक्शन खत्म होती है, जब भी आपकी लाइन खत्म होती है, आपको लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है, वरना आपकी एरर आएगी। तो इतना सब कुछ राहुल ने अपने टीचर से सीखा और घर पे पड़े खराब रोबोट को अच्छे से चालू कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने कहानी सुनी इससे आपको समझ में आ गया होगा कि printf कैसे काम करता है, scanf कैसे काम करता है, %d क्यों लगाते हैं, %f क्यों लगाते हैं और %c क्यों लगाते हैं। इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि टेक्निकल वर्ड में समझाना मेरे लिए तो आसान है लेकिन आपको समझना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सुन रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सी लैंग्वेज को पहली बार ही देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ा अजीब सा मामला होगा, ये उनको एकदम से समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि आपके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या आपके जो लोकल एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू या स्टोरी के थ्रू मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर करा दूं। मेरा पूरा प्रयास आपके लिए रहता है। तो इस तरीके से राहुल एक सी प्रोग्रामर बन गया। अब मैं आपको printf, scanf, %d, %f, %c यानी ये सब जो हमने कहानी में सीखा इनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपना जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस एडिटर को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद वहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाता हूँ और वहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है टर्बो सी, जिस पे लिखा है MSDC। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये स्क्रीन आएगी, आपके लैपटॉप पे या आपके पीसी पे यदि है तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आ रहा है टर्बो सी प्लस प्लस लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपका टर्बो सी है वो ओपन हो जाता है। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको यदि इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, यानी सामने कोई नीली स्क्रीन आपको नहीं दिखाई देती, तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी, यानी एक नया प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी कि सबसे पहले आप जब भी कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं किसी फाइल पे, तो उस फाइल को सेव कर लें। सेव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यदि प्रोग्राम किसी भी कारण से बंद हो जाता है तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। अब देखो यहाँ पे सीखने के लिए एक बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो प्रोग्राम का नाम है वो नो नेम 00.cpp लिखा रहा है ना, यानी CPP का मतलब है C++। और हम किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं C लैंग्वेज के ऊपर। तो हमें सबसे पहले इसको सेव करना है किसमें? C लैंग्वेज में। तो मैं फाइल पर क्लिक करूंगा, फाइल पर क्लिक के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन होगी और मैं इसको, जिसका नाम है, इसको यहाँ से हटाऊंगा। हटाने के बाद मैं डेमो इसका नाम रख रहा हूँ, demo.c। क्यों लगाया? क्योंकि हमें C लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है, तो इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .c। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरे सामने ये स्क्रीन ब्लैंक ओपन हो गई है और आप देख रहे हैं ऊपर डेमो C लिखा हुआ है, यानी अब ये फाइल मेरे पास C लैंग्वेज की है। तो सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे लिखूंगा हैज़ इंक्लूड studio.h। ये हेडर फाइल होती है जो हमारे इनपुट आउटपुट के काम को करती है, यानी प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट करती है। उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे हैज़ इंक्लूड conio.h। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा void main। और ध्यान रहे कि आपको क्लास स्टार्टिंग से ही देखनी पड़ेगी। यदि आप बीच में से किसी क्लास को देखना स्टार्ट करते हैं, अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, यानी कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप थोड़ा बहुत समझ लें, लेकिन कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये पूरे फ्लो में चलती है। तो मैंने लिखा अपनी स्क्रीन के ऊपर हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद मैंने लिखा void main, और void main के नीचे में मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इस ब्रैकेट से ऊपर लिखता हूँ मैं get ch। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सब मैंने क्यों लिखा। देखिए, ये एक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर होती है, यानी बेसिक प्रोग्राम जो है उसकी ये क्या है? स्ट्रक्चर है। जैसे आप अपना मकान बनाते हैं तो आपकी एक ज़मीन होती है ना, पूरा एक एरिया होता है बटा हुआ, इतना एरिया हमारा है, इस पर हम अपना मकान बना सकते हैं। तो ये वो एरिया हमने बना लिया जिसके अंदर हम अपना मकान बनाने वाले हैं। हमारा मकान क्या होगा? हमारा मकान होगा हमारा प्रोग्राम। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा printf, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो printf, printf मैंने यहाँ पे लिखा। ध्यान रखना है आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। और printf का मैंने पिछली क्लास में आपको सिंटैक्स बताया था, बोर्ड के ऊपर ही दिखाया था आपको। तो ये printf का सिंटैक्स होता है। अब इसमें यहाँ पे बीच में हम अपना मैसेज लिखते हैं, यानी जो भी आपका मैसेज है वो कहाँ पे लिखेंगे? आप इसके बीच में लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और इसके बीच में जो डबल क्विट्स हैं, इनके बीच में आप अपना मैसेज लिखेंगे। printf का काम क्या था? printf का काम मैंने अभी स्टोरी के थ्रू आपको बताया कि जब भी हमें मशीन से कोई चीज़ आउटपुट के रूप में लेनी है, उससे कुछ बुलवानी है। रोबोट तो बोल सकता है, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम इतने हाई लेवल पे नहीं है कि हम उससे वॉइस जनरेट करा सके। हम अभी केवल मैसेज देखेंगे, वो केवल डिस्प्ले के ऊपर हमें दिखाई देगा, यानी यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने एक सिंटैक्स लिख दिया पूरा, यानी printf का, और उसके अंदर लिखा मैसेज। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ कि क्या आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज लिखा आता है। तो मैं इसको रन करूँगा, मैं ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे रन, और रन पे मैंने क्लिक किया तो मेरा प्रोग्राम देखो रन हो गया। और ऊपर क्या लिखा रहा है? मैसेज लिखा रहा है, यानी जो मैंने printf के अंदर लिखा था वही मुझे आउटपुट के रूप में मिल गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ वेलकम टू लर्न बाइट CS, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन पे क्लिक किया, उसके बाद फिर से रन किया, तो देखिए क्या आया? मैसेज, यानी जो पहले हमने प्रिंट किया था वो भी लिखा रहा है और आगे लिखा रहा है वेलकम टू
लर्न बाइट CS, यानी पहले वाला डेटा हमारा क्लियर नहीं हुआ, पहले वाले डेटा के साथ ही दोबारा से जो हमारा नया मैसेज है वो जनरेट होके आ गया। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, हमने फिर से इसको रन किया तो पहले वाला मैसेज, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमने वेलकम टू लर्न बाइट CS जनरेट किया था वो आया, और उसके बाद फिर से वेलकम टू लर्न बाइट CS, यानी जितनी बार हम रन कर रहे हैं तो पीछे वाला जो मैसेज है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, आपके विद्यालय में आपके टीचर क्या करते हैं, बोर्ड पर जब आपको पढ़ाते हैं तो पहले के डेटा को क्लियर करते हैं, यानी पिछली क्लास में यदि कोई टीचर पढ़ा के गए हैं तो उसको पहले वो क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद तब अपना नया मैसेज लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंटफ है सेम ऐसे ही एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, और जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है CLRSCR। ये एक फंक्शन होता है और आप देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो मैंने इसको रन किया तो क्या आया, वेलकम टू लर्न बाइट CS, यानी एक बार आया क्योंकि पहले वाला डेटा अब क्या हो गया, वो क्लीन हो गया। अब हम इसको जितनी भी बार रन करेंगे तो पहले वाला डेटा क्लीन हो जाएगा और नया डेटा जो प्रिंटफ के थ्रू है वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको प्रिंटफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। प्रिंटफ का मतलब क्या होता है, किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना। अब हम बात करेंगे स्कैनफ की। स्कैनफ किस तरीके से काम करता है, देखो स्कैनफ किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए आपको वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, और वेरिएबल मैं अपनी क्लास में पहले करा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का a, और इसको एक वैल्यू देता हूँ यहीं पे 10। अब हम क्या करने वाले हैं, स्कैनफ को बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको प्रिंटफ के अंदर ही बता दूँ। प्रिंटफ के थ्रू मुझे क्या दिखाना है कि जो a की वैल्यू है 10 वो मुझे स्क्रीन के ऊपर शो होनी चाहिए। और जब भी आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना है तो क्या यूज़ करेंगे आप, प्रिंटफ यूज़ करेंगे, है ना। तो प्रिंटफ हमारे पास लिखा हुआ है, अब बस हमें एक ही वैल्यू को दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ a, है ना। यदि मैं इसको ऐसे ही रन करूंगा तो क्या लिखाएगा, केवल वैल्यू ऑफ a, लेकिन a की वैल्यू है क्या, वो कहाँ से पता लगेगी हमें, a वेरिएबल से। तो मैं यहाँ पे इक्वल बराबर लगाऊंगा और उसके बाद कोमा लगा के यहाँ पे मैं लिखूंगा a, यानी जो हमारा वेरिएबल है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा रहा है, वैल्यू ऑफ a बराबर कुछ नहीं आया अभी आपके सामने, है ना। तो यानी a की वैल्यू को इसने उठाया नहीं है। क्यों नहीं उठाया उसको देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के लिए हम यूज़ करेंगे %d। तो %d हमें कहाँ लगाना होता है, वो हम लगाते हैं यहाँ पे, ये जो डबल क्विट्स जहाँ पे बंद हो रहा है वहाँ पे हम %d लगाएंगे, क्योंकि a के पास वैल्यू कैसी है, इंटीजर है। तो अब मैंने यहाँ पे %d लगाया और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया क्या लिखाया, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। तो आपको प्रिंटफ और प्रिंटफ के अंदर %d का हमने यूज़ कैसे किया, वैल्यू को उठाने के लिए, कहाँ से, मेमोरी के अंदर से। और %d क्यों लगाया, क्योंकि जो वैल्यू थी वो कैसी थी, वो इंटीजर टाइप की थी। तो हमने %d का उपयोग क्यों किया, प्रिंटफ का उपयोग हम कैसे करते हैं, स्कैनफ का उपयोग हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर देखने में भी आपको थोड़ा बोरियत महसूस होती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको एकदम से इतना कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको प्रिंटफ प्लस स्कैनफ दोनों के एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और अगली क्लास हमारी टोटली कम्प्लीटली, यानी अगली क्लास हमारी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस होगी, क्योंकि थ्योरी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। हम उसमें स्कैनफ प्रिंटफ को हमने जान लिया है एक कहानी के थ्रू, जो हमें अच्छे से याद हो गया है। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केवल इनके प्रैक्टिकल होंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोबाइल पे हम किस तरीके से इस प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, ताकि आप घर पे कर पाएँ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ग्रुप का आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप से जुड़ने का कारण ये है कि आपको एक तो समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, दूसरा आपको नोट्स, आपके हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको वो सब आपके ग्रुप पे मिलते हैं। साथ ही साथ जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे, और जब प्रोग्रामिंग में आपको एरर आएगी, वहाँ पे समस्या आएगी, तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट मुझसे कैसे करेंगे, या तो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट्स में मैं ये नहीं देख सकता ना कि आपकी एरर क्या आ रही है, क्या गलती आ रही है। तो ग्रुप आपको खोल दिया जाएगा शाम के समय, आपको समय बता दिया जाएगा, उस समय आप अपनी जो एरर्स हैं उनको वहाँ पे डाल सकते हैं, और मैं उनका आपको जो भी सोल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे
और हम 10th क्लास में कंप्यूटर साइंस में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।